जो है शब्द विचार। इसमें हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा, दूसरा पद की परिभाषा और तीसरा शब्द के भेद। इन सभी को हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। पहला आता है शब्द की परिभाषा। वर्णों की मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द। जब वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेगा? शब्द। जैसे वर्णों के मेल, वर्ण होते हैं हमारे आ से अनार से लेके पूरे ज्ञा ज्ञानी तक जितने भी होते हैं सारे वर्ण होते हैं। ये सारे आए यानी कि चा प्लस आ प्लस या प्लस अ, ये सारे जब मिल जाएंगे तो ये पूरा क्या बनाएंगे? वर्ण, सॉरी शब्द। जैसे क्या बना? चाय। अब आता है हमारा पद। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो बन जाता है पद। क्या बन जाता है? पद। तब वो शब्द नहीं रहता। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वे स्वतंत्र नहीं रहते। यानी कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे वो स्वतंत्र नहीं रहते, आज़ाद नहीं रहते, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं और उनका रूप भी बदल जाता है। और जब वो व्याकरण के नियम में बन जाता है तो उनका रूप भी बदल जाता है। जैसे अगर आप किसी को बांध के रख दोगे तो उसके यानी कि उसका रूप ही बदल जाता है, वो नया नया एक्सप्रेशन देने लगता है। उसी की तरह तब वे शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। तब उसका रूप ही बदल गया, शब्द नहीं रहे, वो क्या बने? पद। जैसे लड़का, कविता तथा सुनना, ये तीनों क्या है? लड़का, कविता, सुनना, ये क्या है? शब्द है तीनों। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब ये हमारे शब्द नहीं रहेंगे, पद बन जाएंगे। जैसे लड़कों ने कविताएं सुनाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लड़कों ने कविताएं सुनी, लड़कों ने कविताएं सुनाई, यही रहने दो। यहाँ प्रयुक्त लड़कों, कविताएं तथा सुनाई, यानी कि इसमें जो भी आ रहे हैं लड़कों, कविताएं, सुनाई, ये सारे क्या हैं? पद है, क्योंकि ये अब बंध चुके हैं व्याकरण के नियमों में। अब हमारी ये जो शब्द की परिभाषा और पद की परिभाषा यहाँ खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द के भेदों की ओर। शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ उनको क्लासिफाई भी किया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, प्रयोग के आधार पर कितने के और अर्थ के आधार पर कितने के हैं, जिन्हें हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं हमारे 4। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द। अब संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो नहीं है, जैसे थे संस्कृत में वैसे कि वैसे हमारे हिंदी में आ गए, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। उनमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ। जैसे अग्नि, श्रृंगार, ग्रह, सूर्य, ये क्या है? हमारे संस्कृत के शब्द है। इन्हें हम संस्कृत में इसी तरीके से पढ़ते हैं, ग्रह, सूर्य, अग्नि। तद्भव यानी कि संस्कृत के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, यानी कि वेश बदल लिया तरीके से, हिंदी में संस्कृत के वो शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आए उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव। जैसे हमारा तत्सम शब्द है अग्नि, क्या है? अग्नि। और जब इसको तद्भव में चेंज किया तब ये बन गया आग। अब आते हैं हम देशज शब्द पे। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गया, यानी कि जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार, यानी कि स्थान के अनुसार या क्षेत्रीय प्रभाव से वो हमारे हिंदी में आए, उन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। जैसे डिबिया, लोटा, खिचड़ी, खटिया, थैला, पगड़ी आदि। यानी कि इसमें जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, खटिया, लोटा, खिचड़ी, खटिया, थैला, पगड़ी, ये सारे क्या है? स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अब होता है विदेशी शब्द। विदेशी से याद रखो, यानी कि अपने देश की नहीं है, जो विदेशों से आए हैं शब्द, यानी कि वे शब्द जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं, हम उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी भाषा से हमने ले लिया कॉलेज, डॉक्टर, टेलीफोन, ये सारे क्या? इंग्लिश के शब्द हैं जिसे हम हिंदी में भी अब इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हमारा रचना के आधार पर शब्द के भेद। ये होते हैं 3 तरीके के: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द से रख लो, याद रखो,
कि थोड़ा यानी कि रूट टाइप का, यानी कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे एक जो रूढ़ी टाइप का, यानी कि एक थोड़ा सख्त टाइप का इंसान होता है, जिसको हम हिला यानी कि हम तोड़ नहीं सकते, इसको कमज़ोर नहीं बना सकते, इस तरीके से याद रख लो रूढ़ शब्द को भी। जैसे घर, इसे हमने जब तोड़ा तो घ प्लस रा बना, लेकिन ना इसमें घ का कोई अर्थ है ना रा का अर्थ है, तो ये होते हैं रूढ़ शब्द, यानी कि जिनके अगर हम टुकड़े करें उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, टुकड़े करेंगे तो। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक से याद रखो योग, यानी कि जोड़ने पर। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि जिनको अगर हम तोड़ें तो दोनों ही खंड के अर्थ हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है। यौगिक शब्दों का जब हम निर्माण करेंगे वो या तो दो शब्दों से होगा या दो शब्दांशों के योग से होता है। जैसे अनाथालय, अनाथ को अलग कर दिया और आलय को अलग कर दिया, तो ये होता है हमारा यौगिक शब्द। घुड़दौड़, घुड़ को अलग किया, दौड़ को अलग किया, क्या बन गया? घुड़ दौड़। अब आता है हमारा योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक है लेकिन वे अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द होंगे जो यौगिक तो होंगे लेकिन वो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम योग रूढ़। जैसे पंकज, पंक प्लस जा, पंकज हम कमल के फूल को बोलते हैं जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीले हैं वस्त्र जिसके वह है विष्णु, यानी कि पीले वस्त्र वाले को किसके क्या बताया? विष्णु। अगर हम पीत और अंबर को देखें, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि पीले है वस्त्र जिसके वह विष्णु। आप देख रहे हो कि जो यौगिक शब्द है इन दोनों का अर्थ सामान्य अर्थ को ना लेकर यहाँ तीसरे अर्थ को लिया गया है, विशेष अर्थ को लिया गया है, वो होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। पहला है विकारी शब्द। विकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, विकारी शब्द कौन से होते हैं, नहीं याद तो चलो अब फिर से बता देती हूँ। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। अब इनको हमने क्लासिफाई किया है चार भागों में से हमने बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। दूसरा आता है अविकारी शब्द। अविकारी से याद रखो जिनमें परिवर्तन ना हो, यानी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम अविकारी शब्द। इनको भी हमने चार भागों में बांटा है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर। ये होते दो तरीके के। पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उन्हें बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक यानी कि सही अर्थ हो, यानी कि कोई निश्चित अर्थ हो, उन्हें बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे कलम, कोयल, घर आदि, इनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ है तो वो ये हमारे सार्थक शब्द। दूसरा आता है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक से ही तुम्हें ये समझ आ रहा होगा, निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम निरर्थक शब्द। जैसे हम बोलते ना तुमने खाना वाना खाया या नहीं, ताला वाला घर पे लगाया या नहीं लगाया, तो इस तरीके से जो हम ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं खाना वाना ताला वाला, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, जो इसमें वाना और वाला आया है, ये है निरर्थक शब्द। अब यहाँ सार्थक शब्दों को भी हमने बांटा है इसके अलग अलग भागों में। पहला है इसमें एकार्थी शब्द। एकार्थी से ही याद रखना, एकार्थी यानी कि एक अर्थ। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ का पता चले उन्हें हम बोलते हैं एकार्थी शब्द, यानी कि उसके अलावा आपको उसके कोई अर्थ नहीं पता चले। जैसे आभूषण को हम गहना ही बोलते हैं, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करते इसके लिए वर्ड।
नृत्य को नाट्य बोलते हैं, इसके अलावा कोई और वर्ड्स यूज नहीं करते। अब आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी से याद रखो, अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ पता चले, यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो तो उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे कनक, कनक को हम गेहूँ भी बोलते हैं, धतूरा भी बोलते हैं, पलास भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं। पलास ये एक तरीके का फूल है। कर, कर हाथ भी होता है, किरण भी बोलते हैं इसको, टैक्स भी बोला जाता है, सूंड, सूंड जो हाथी की सूंड होती है उसे। ये होते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। अब आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को याद रखना समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, समानार्थी यानी कि समान अर्थ, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे गणेश, गणेश को कोई विनायक बोलता है, गजानन बोलता है, गणपति बोलता है, लंबोदर बोलता है, यानी कि सारे याद किसको कर रहे हैं, गणेश जी को याद कर रहे हैं। कमल, कमल का कोई जलज बोलता है, कोई पंकज बोलता है, कोई नीरज बोलता है, यानी कि हम किसके, कमल को ही बोल रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अब आता है समान भाषी शब्द युग या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक का पहले अर्थ ही समझ लेते, अगर इसका अर्थ समझ लिया तो इसको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। श्रुति, श्रुति से याद रखो यानी कि सुनने, सम यानी कि समान, यानी कि सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी कि भिन्न मतलब अलग, आर्थक मतलब अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो, उन्हें बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, यानी कि वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, यानी कि सुनने में वो आपको एक जैसे ही लगते हैं किंतु उनका अर्थ व वर्तनी भिन्न होती है, लेकिन जो उनका अर्थ और जो उनकी वर्तनी होगी वो अलग होती है। ऐसे शब्दों को समान भाषी शब्द युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम समान भाषी शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अचार और आचार, अगर इसको ध्यान से नहीं सुना जाए तो हमें एक जैसे ही लगते हैं। अचार, अचार जो आप रोटी सब्जी के साथ खाते रहते हो, नींबू का हो, आम का हो, किसी का भी हो। और एक होता आचार, आचार का मतलब होता आचरण, कि उसका आचरण कैसा है। अनल, अनल होती है आग, और अनिल ये क्या होती है वायु। अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से ना सुने ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि अनल बोला था या अनिल। अब आता है हमारा विलोम शब्द, इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक, विपरीत से याद रखो यानी कि उल्टा अर्थ, यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसको विलोम शब्द बोलो या विपरीतार्थक शब्द बोलो, दोनों एक ही है। जैसे अंधकार का उल्टा क्या होगा, प्रकाश, चेतन का अचेतन, सत्य का असत्य। अब आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए शब्द यानी कि पूरे वाक्य के लिए जो हम एक शब्द यूज करेंगे। जैसे फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यानी कि जो हथियार हम फेंक कर चलाते हैं उसे बोलते हैं हम अस्त्र। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो उसे बोलते हैं अपठित, यानी कि जब हम आपको पेपर्स में अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश देते हैं तो उसमें अपठित इसलिए ही लिखा जाता है क्योंकि वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, इसलिए इसको अपठित बोला जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना, यानी कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे बोलते हैं हम अतिथि। अतिथि यानी कि अचानक भी आ जाता है हमारे मेहमान, तो इसलिए उनको अतिथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके आने की कोई तिथि नहीं होती। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, यानी कि जिसके बारे में मेरी कोई निश्चय ना हो वो होता है अनिश्चित। अब आता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, यानी कि जिस बात को हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। कुछ बच्चों की आदत कहते हैं वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। सबसे आगे रहने वाले को बोलते हैं अग्रणी। क्या बोलते हैं, अग्रणी। जो पहले जन्म हो, यानी कि जो पहले जन्म ले चुका होता है उसे बोलते हैं अग्रज। यही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आशा आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी।